पीएलएस इंटरनेशनल, ये कंपनी आज हमारे फोकस में। 2005 में कंपनी एक्चुअली शुरू हुई, 7,100 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। वीज़ा एप्लीकेशन आउटसोर्स करने वाली दुनिया की टॉप 3 कंपनियों में शामिल है। आज ये कंपनी हमारे रडार पर क्यों है? वेल, आप देख रहे हैं हॉलिडे सीजन है, वीज़ा की डिमांड बढ़ रही है, एक तो ये बात है। 2 बड़े करार कंपनी ने हाल ही में किए हैं। पहला मनीला में एम्बेसी ऑफ पोलैंड के साथ वीज़ा आउटसोर्सिंग का करार, और दूसरा थाईलैंड में 17 देशों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑन अराइवल पर भी उन्होंने काम किया है। आगे क्या है बिजनेस प्लान्स, किस तरीके का आउटलुक है, ये जानेंगे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड इस वक्त हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं शिखर अग्रवाल। शिखर, बहुत बहुत स्वागत है, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो आपके हाल ही में 2 करार हुए हैं, इसका क्या मायने है कंपनी के लिए? कितने बड़े करार हैं, क्या रेवेन्यू पोटेंशियल रखते हैं, इसका क्या मायने है अगर हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखें तो? बिल्कुल स्वाति जी, जैसे आप देखते हैं, जानते हैं, हम लोग पहले से बता रहे थे कि हम लोग के पास इस समय बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वीजा आउटसोर्सिंग स्पेस में, जिसमें हम टेंडर्स बिड कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कईयों के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिस तरह से हम पोलैंड एम्बेसी का काम जीते हैं फिलीपींस के अंदर, जहाँ पे हमें 2 ऑफिस खोलने होंगे, एक सेबू में और एक मनीला के अंदर, जिसमें हमें सालाना 20,000 एप्लीकेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो हमारा डेफिनेटली रेवेन्यू में फिलीपींस जो कंट्री एज ए कंट्री में हम रेवेन्यू करते हैं, उसमें 20 से 30% से ज्यादा रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा। पर इसके अलावा ये फायदा हमें जरूर है कि और जो पोलैंड गवर्नमेंट हम और सारे वर्ल्ड ओवर टेंडर निकाल रही है 7-8 कंट्रियों के अंदर, हमारा एक इनरोड मिल चुका है, और जो और बड़े टेंडर आने वाले हैं वहां पर हमें काफी ज्यादा एक मौका मिलेगा उनमें पार्टिसिपेट करने का। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेंडर्स भी काफ़ी बड़े आ रहे हैं। तो मैं एक एक करके आपसे पहले तो थाईलैंड वाला एक बार समझ लेते हैं, जहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑन अराइवल एप्लीकेशन फॉर 17 कंट्रीज़ का एक एमओयू हुआ है। ये क्या पोटेंशियल रखता है रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी तरीके के और कुछ आप पार्टिसिपेट करने की देख रहे हैं कुछ और कंट्रीज़ के लिए? स्वाति जी, जैसे आपको जानते हैं, अभी हमने एक थाईलैंड गवर्नमेंट के साथ एमओयू इलेक्ट्रॉनिक वीजा ऑन अराइवल के लिए साइन करा है, जिसमें हमें 17 कंट्री के लोग जो थाईलैंड जाते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक वीजा हमारे थ्रू ले पाएंगे। तो ये आई थिंक बहुत बड़ा बूस्ट है। हम ऑलरेडी थाईलैंड गवर्नमेंट के लिए इंडिया में और केन्या के अंदर और साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी काम कर रहे थे, एम्बेसी ने हमें आउटसोर्स कर रखा वीजा। अब 17 कंट्रियों में ई वीजा भी हमें आउटसोर्स हो गया है। तो हमें लगता है आने वाले हाई सीजन में हमें बहुत फायदा होगा इसका, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कोविड के बाद अब वर्ल्ड खुल चुका है, तो टूरिज्म वापस आ चुका है और सब लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। तो थाईलैंड एक बहुत बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन है वर्ल्ड ओवर, तो हमें काफी ज्यादा बढ़त मिलेगी। उसके अलावा हम लोग बहुत सारी नई गवर्नमेंट्स के लिए टेंडर बिड कर रहे हैं, यूरोप के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर, जिनके भी रिजल्ट्स धीरे धीरे आने वाले हैं। ओके, बट सर मैं ये जानना चाहती हूँ, रेवेन्यू पोटेंशियल एक बॉलपार्क फिगर हमें समझाएं, अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना हो सकता है? आपने कहा बहुत बड़ा होगा, बट इसको थोड़ा क्वांटिफाई करेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं, अभी हम लोग ने जो नंबर्स अगर आप देखें, हमने लास्ट क्वार्टर में 438 करोड़ का रेवेन्यू करा है और 66 करोड़ का एबिटा करा है, जो 150% और 90% की ग्रोथ हमारे एबिटा और रेवेन्यू में हुई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और ये हमारी अभी 70% ही वीजा एप्लीकेशन वापस आई है प्री कोविड के नंबर्स पर। तो अभी 30% एप्लीकेशन और आनी है, जिससे हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी एग्जिस्टिंग बिजनेस से तो बढ़ेगा ही। और अब ये जो हमने नए कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं पोलैंड और थाईलैंड के, अभी ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता। जैसे मैंने बताया आपको, पोलैंड में हमें लगता है 20 से 30% रेवेन्यू फिलीपीन के अंदर जो हम काम कर रहे हैं वहां पे बढ़ेगा। थाईलैंड से भी हमें 5 से 10% अपने ग्लोबल रेवेन्यू में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। बाकी हमने जो और नए कॉन्ट्रैक्ट्स जीते हैं और डिप्लॉय करे हैं, जर्मनी का या फिलीपीन गवर्नमेंट्स के लिए हमने वर्ल्ड ओवर काम स्टार्ट करा है, एस्टोनिया गवर्नमेंट के लिए, तो ये सब भी अगर हम जोड़ दें तो काफी आने वाले सालों में हमारा रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़त होनी चाहिए। ओके श्योर, तो यहाँ पर अच्छा इजाफा दिखेगा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में ही। ये 2 अपॉर्चुनिटीज तो आपने गार्नर की। अब मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं, हॉलिडे सीजन पीक पर है, इस बार किस तरीके के ट्रेंड्स दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल्स और एप्लीकेशंस जो आ रही हैं? क्या रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो सकता है इन मेनी वेज फॉर मेनी ईयर्स जो आपने ट्रेंड्स देखे हैं? किस तरीके का इनिशियल रीडिंग है इस बार इस सीजन की?
बिल्कुल। इस बार स्वाति जी जो जो कंट्रीज खुल चुकी हैं, जैसे इंडिया की बात करें या यूके की बात करें या अफ्रीका कंट्रीज की या चाइना की भी हम बात करें, तो हमें इस बार जो बात हो रही है गवर्नमेंट से, सब लोगों ने बोला है कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा दीजिए और लोग रख लीजिए, ऑफिस और बड़े कर दीजिए। और गवर्नमेंट भी अपनी कैपेसिटी बड़ी कर रही है ज्यादा वीजा इशू करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को लग रहा है इस बार जो सीजन आने वाला है बहुत ज्यादा ही ये इंकरेजिंग होगा और 2019 के नंबर हो सकता है हम पार कर दें इस बार। तो इसीलिए सब लोग तैयारी कर रहे हैं, सारी होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री और वीजा इंडस्ट्री भी उसके लिए तैयारी कर रही है। ओके तो आप रिकॉर्ड जो 2019 से अगर हम देखेंगे तो इस बार लग रहा है कि वो ब्रेक हो जाएगा नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ मार्केट्स ऑब्वियसली जहाँ पर दिक्कतें हैं, रशिया, चाइना, वहाँ पर क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? वहाँ पर बिजनेस रिकवर हो रहा है या स्टैग्नेंट है या वहाँ पर नुकसान हो रहा है? देखिए, नुकसान तो हम लोग जहां भी ऑपरेट करते हैं प्रॉफिट में ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हमारा लीन मॉडल है। तो हम लोग ऑफिस छोटे या बड़े कर देते हैं डिमांड, और लोग कम या ज्यादा कर देते हैं डिमांड के ऊपर। पर हम लोगों को जो इंस्ट्रक्शन मिली है चाइना में, हम लोगों ने जो प्री कोविड में ऑफिस कम कर दिए थे, अब हमने ऑलरेडी बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सारी सिटीज में ऑफिस वापस खोलने शुरू कर दिए हैं। बड़ी सिटीज ग्वांगझो, बीजिंग, शंघाई में ऑफिस ऑलरेडी बड़े ऑफिस देखने शुरू कर दिए हैं, ले भी लिए हैं और स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। तो हमें लगता है चाइना इस बार बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, और अगर नंबर्स वापस आएंगे, जो हमें सुनने में आ रहा है 2019 से ज्यादा नंबर आएंगे चाइना के अंदर। रशिया की जहां तक बात करें, रशिया में अभी एक स्टैग्नेशन आई हुई है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है बट कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है यूरोप की, इसलिए अभी एक म्यूटेड डिमांड चल रही है। एप्लीकेशन काउंट उतना ही कर रहे हैं। जैसे ही सिचुएशन बेटर होती है, फ्लाइट्स डायरेक्ट स्टार्ट होती हैं, तो वहां भी हमें लगता है डिमांड बहुत बढ़नी चाहिए। ओके तो डिमांड अच्छी दिख रही है। चाइना में डेफिनेटली अच्छे ट्रेंड्स है, बट रशिया इज काइंड ऑफ स्टेबल राइट नाउ। अगर डिजिटल सर्विसेज की बात करती हूँ, मैं देखा है आपके सेगमेंट ये डिजिटल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, 17% ऑफ योर रेवेन्यू। आगे क्या टारगेट्स रख रहे हैं? क्योंकि आपने लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर फॉर डिजिटल सर्विसेज टू एक्सपैंड टू पैन इंडिया। तो क्या नंबर्स होगा, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं वहाँ पर? बिल्कुल, जैसे स्वाति जी आप जानते हैं, हमने नई कंपनी जो एक्वायर करती जीरो मास प्राइवेट लिमिटेड, लास्ट क्वार्टर में उसका हमारे पूरे ओवरऑल रेवेन्यू पे 42 करोड़ का योगदान रहा था। तो वो हमने खरीदने के बाद कंपनी, हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी काफी ग्रो कर गई है उस बिजनेस के अंदर। हमने काफी अपने एग्जिस्टिंग जो सब्सिडरी स्टार फिन उसके ऑफिस उससे कंबाइन कर दिए हैं, तो हमारा कॉस्ट भी कम हो गया है और प्रॉफिट भी बढ़ गया है। और हमें और भी कोड्स मिल गए हैं, और भी काफी बैंक्स का जो हम अनाउंस करते रहते हैं कोड्स मिल गए हैं, जो हम सारी जगह सेंटर्स और बना रहे हैं, और हमें पर एप्लीकेंट रेवेन्यू बहुत बढ़ रहा है। तो आगे जाकर हम लोग इस सेगमेंट में काफी नए नए लोग रख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट हम लोग ग्रोथ अपने मॉडल पे ही कर रहे हैं, जिसमें हमें अपफ्रंट कलेक्शन हो सिटीजन से, एक्सक्लूसिव मॉडल हो, उसी मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं। ओके ये मॉडल आप अडॉप्ट करें। आपकी Q3 FY23 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख रही थी, वहाँ पर आपने कहा है आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पर काफ़ी एक्टिवली इस वक्त देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़। तो क्या पैरामीटर्स हैं फॉर चूजिंग कंपनीज, ज्योग्राफी वाइज, वर्टिकल वाइज, एग्जैक्टली क्या प्लान्स हैं वहाँ पर? और कितने बड़े टिकट साइज अगर एक्विजिशन का है तो आप किस टिकट साइज के एक्विजिशन यहाँ पर देख रहे हैं? बिल्कुल चौधरी, जैसे आप जानते हैं, हमने पिछले 3-4 साल में 2 कंपनी ऑलरेडी एक्वायर कर ली हैं। लास्ट ईयर हमने 150 करोड़ की कंपनी एक्वायर कर दी, जो हमारे लिए अब तक की सबसे बड़ी एक्विजिशन थी। तो हम लोग एक्विजिशन करते हुए एबिटा का मल्टीपल देखते हैं कि हम लोगों को ज्यादा हमारे 4 से 4.5 साल में पैसे की पूरी रिकवरी हो जाए, हमारा रेवेन्यू बढ़े कंपनी खरीदने के बाद, हमारी कॉस्ट कम होए, और हम एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को यूज कर पाए स्केल अप करने के लिए। तो हम उसी टाइप की कंपनी देख रहे हैं। हम लोग मीडियम से बड़ी साइज की वीजा आउटसोर्सिंग में भी 1-2 रीजनल प्लेयर्स हैं, और सिटीजन सर्विस में भी 1-2 प्लेयर्स हैं, हम लोग वो देख रहे हैं। हम लोग अभी जीरो डेट कंपनी है, हमारी पास कैश ऑन द बुक्स है, पर आगे जाके कोई बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग एक्विजिशन भी मिलती है तो हम उसको ढंग से देख सकते हैं, जिससे हमें फर्दर ग्रोथ मिल पाए। ऑफ कोर्स आपने जीरो मास जो एक्वायर किया अभी हाल ही में, इस वक्त आपके पास करीब 500 करोड़ रुपए का कैश है बुक्स पर, तो इसमें से एक्विजिशन के लिए ही वो कैश यूटिलाइज करेंगे?
देखिए, हम लोग सारे स्टेप्स ले रहे हैं जो भी हमें शेयर होल्डर्स के हित में भी होते हैं। हमने हाईएस्ट एवर डिविडेंड भी दिया है लास्ट ईयर। उसके अलावा हम लोग एक्विजिशन के लिए कैश डिप्लॉय करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अभी जो हम नए कॉन्ट्रैक्ट्स जीते हैं पोलैंड के, थाईलैंड के, और जो हम $2.5-3 बिलियन की अपॉर्चुनिटी जो कहते आए हैं और बिड कर रहे हैं और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं, उसमें भी जैसे ही बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और हमारे पास आने लगेंगे, हमें कैश की जरूरत होगी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क और बढ़ाने के लिए और अपने वर्ल्ड ओवर और ऑफिस खोलने के लिए, बिकॉज अलग अलग गवर्नमेंट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं काफी सारी, तो उसके लिए हमें कैश की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। शिखर, कितनी और गवर्नमेंट्स के साथ इस वक्त आपकी बातचीत चल रही है? आपने जल्द 2 ही महीने में 2 बड़े अनाउंसमेंट्स तो किए, तो अब हम यही रेट पे अनाउंसमेंट्स देखेंगे और भी दूसरे गवर्नमेंट्स के साथ कुछ इंडिकेशन देंगे? और कितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और कितनी वैल्यू ओवरऑल साइज की अगर बात करें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेट्स से अगले 6-8-10 महीने में? बिल्कुल। तो स्वाति जी, जैसे आपने देखा, हमने अभी पिछले 2-3 महीने में मलेशिया गवर्नमेंट, थाईलैंड गवर्नमेंट, पोलैंड गवर्नमेंट, जर्मनी गवर्नमेंट वगैरह के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। कोविड के बाद हुआ क्या, सारी गवर्नमेंट्स ने जो एक्सटेंशन दे रखी थी यूरोप की, अमेरिका की, सब टेंडर पे आ गई हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स की जो वैल्यू है वो हम आराम से एस्टिमेट कर सकते हैं, $2.5 से $3 बिलियन की ओवरऑल टेंडर की वैल्यू है। अगर हम लोग सोचें कि BLS इंटरनेशनल को 30-35% भी मार्केट शेयर मिनिमम मिल जाता है, 1/3 मार्केट शेयर भी मिलता है इन सब कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो हमें काफी ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में बूस्ट मिलेगी अगले कुछ सालों के अंदर। 8 से 10 महीने में मुझे नहीं पता कि हम एग्जैक्टली कितने टेंडर्स पे रिजल्ट आएगा, पर मुझे लगता है $1 बिलियन के टेंडर्स पे 1/3 टेंडर्स पे जरूर रिजल्ट आ जाएगा 8 से 10 महीने के अंदर इन $3 बिलियन की अपॉर्चुनिटी में। तो हमें लगता है अगर आने वाले सालों में हम लोगों को इनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते जाते हैं, तो हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स तो रिटेन्ड है ही, उनमें ग्रोथ हो रही है। और जो हम नए कॉन्ट्रैक्ट्स लास्ट 3 महीने मिले हैं, उनसे भी रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में एडिशन होगी। और जो ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स अभी हम बिड कर रहे हैं, जैसे ही ये हम जीतने लगते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तो इनसे भी काफी अच्छी ग्रोथ होगी। ओके, वंडरफुल। तो ये काफ़ी अपॉर्चुनिटी बड़ी आपके लिए है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, इस वक्त जो लोग बता रहे हैं और जिस तरह से ट्रेंड्स दिख रहे हैं, बहुत लॉन्ग वेटिंग पीरियड भी वीज़ा एप्लीकेशंस पर है। चाहे आप US की बात करिए, 1.5 साल 2 साल तक की टाइमलाइन से अगर आज कोई वीज़ा अप्लाई करता है, क्या ये दिक्कत अब थोड़ी कम होते हुए नज़र आ रही है? और आप जैसे कंपनीज इसको कैसे एड्रेस कर रही हैं, इसको कैसे अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही हैं व्हेन इट कम्स टू शेंगन वीज़ा है या US वीज़ा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल। तो बेसिकली हुआ क्या था स्वाति जी, कोविड के बाद एकदम से काफी ज्यादा डिमांड आ गई थी वर्ल्ड ओवर, लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था, गवर्नमेंट्स को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो उसके लिए सब लोगों को प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगा था, जिसके लिए अब गवर्नमेंट्स ने काफी सारे अपने वापस ऑफिसर्स को बुला रखा है जो वीजा डिसीजन मेकिंग करते हैं। हम लोगों को, प्राइवेट कंपनीज को भी इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि हम भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा दें। हम लोगों ने भी कैपेसिटी बढ़ा दी है, टेम्परेरी ऑफिस भी और ले लिए हैं, जिससे हाई सीजन की डिमांड को कैटर करा जाए। उसके अलावा हमें लगता है कि आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस डिमांड बिल्कुल बढ़ेगी और उसको फुलफिल भी किया जाएगा। इससे और एक चीज क्या हुई है, कस्टमर्स की डिमांड साइकी चेंज हो गई है। कस्टमर्स अब बहुत अलग अलग टाइप की वैल्यू एडेड सर्विसेज भी डिमांड कर रहे हैं। जैसे मोबाइल बायोमेट्रिक एक सर्विस है जिसमें कस्टमर्स को ऑफिस नहीं आना पड़ता, हम उनके घर या ऑफिस जाकर उनसे मोबाइल बायोमेट्रिक ले सकते हैं और उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। प्रीमियम लाउंजेस या अलग प्राइम टाइम जिसमें ऑफिस आवर, आउट ऑफ ऑफिस आवर्स कस्टमर्स चाहते हैं, वीकेंड्स में सबमिशन करना चाहते हैं जब भीड़ नहीं लगी होती। तो काफी ज्यादा कस्टमर्स की डिमांड पैटर्न चेंज हो गया है आफ्टर कोविड। ओके, डिमांड पैटर्न चेंज हो गया है, बट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी हो गई है आपकी जैसे कंपनीज को, क्योंकि डिमांड बहुत स्ट्रांग है। बहुत बहुत धन्यवाद शिखर, हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए किस तरीके के ट्रेंड्स हैं और क्या है बिजनेस आउटलुक फॉर FY24।